हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नागरत्ना गणवीर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट शिवनाथ साइंस कॉलेज राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मैं आज बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का यूनिट फर्स्ट प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में हमने प्लेटो का जीवन परिचय, प्लेटो की रचनाएं, प्लेटो के न्याय सिद्धांत को मैंने बताया है। अब थर्ड पार्ट में मैं प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को बताऊंगी। तो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, आप जानते हैं कि प्लेटो जो है प्लेटो का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है रिपब्लिक, और रिपब्लिक न्याय पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इसी तरह से शिक्षा पर आधारित ग्रंथ जो है रिपब्लिक है। तो प्लेटो ने अपनी न्याय की धारणा में ये कहा कि न्याय जो है प्रत्येक मनुष्य को समाज के द्वारा सौंपे गए कार्यों को करना है। समाज के द्वारा मतलब जिस व्यक्ति में जो प्रवृत्ति ज्यादा रहेगी, उसका रुझान जिस ओर ज्यादा रहेगा, जो जिस काम को करने में उसमें ज्यादा गुण होंगे, वह व्यक्ति उसी काम को करेगा। ये समाज सौंपता है और उन दायित्वों को पूरा करना ही व्यक्ति का कर्तव्य है, और यही न्याय है। तो प्लेटो कहता है मानव मस्तिष्क के 3 गुण होते हैं, संयम, साहस और विवेक, और इन्हीं गुणों के आधार पर समाज जो है व्यक्ति को कुछ कार्य सौंपता है। जो संयमी है वो उत्पादन का काम करता है, जो साहसी है वो सैनिक का काम करता है, और जो बुद्धिमान है वह शासक का काम करता है। तो इस तरह समाज ये तय करता है व्यक्ति के गुणों के आधार पर कि आपको ये काम करना चाहिए, और वही काम को करता है। इसी को सुनिश्चित करने के लिए प्लेटो ने 2 महान साधनों, शिक्षा और साम्यवाद की व्यवस्था की। शिक्षा के द्वारा प्लेटो कहता है कि समस्त बुराइयों का अंत हो जाता है। बार्कर ने भी प्लेटो की शिक्षा के संबंध में कहा कि शिक्षा मानसिक रोग को मानसिक व्याधि के द्वारा ठीक करने का एक उपाय है। आत्मा के विकास और राज्य की एकता के लिए शिक्षा एक रामबाण औषधि के समान होती है। प्लेटो ने कहा कि सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, इन दोनों ही वर्गों के लिए शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत ही आवश्यक है। सैनिक और जो है शासक वर्ग को वह संरक्षक वर्ग कहता है, वह उन्हें अभिभावक वर्ग कहता है। और यहाँ पर रूसो ने भी कहा प्लेटो के बारे में कि रिपब्लिक जो है राजनीति शास्त्र का ग्रंथ ही नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा गया सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो ने न्याय की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण जो सृष्टि द्वारा प्रदत्त है उस पर बल दिया। वो कहता है, प्लेटो कहता है कि वातावरण की जो उत्पत्ति है वो उसमें शिक्षा के लिए जो वातावरण होता है उसके लिए 2 बातों की आवश्यकता होती है। पहली है कि शिक्षा जो है राज्य नियंत्रित और सुनियोजित शिक्षा होनी चाहिए, और दूसरा वह कहता है साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए। इस शिक्षा पद्धति में प्लेटो ने आदर्श राज्य के लिए दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था की। संरक्षक वर्ग के लिए उसने साम्यवादी व्यवस्था के द्वारा परिवार और संपत्ति से उनको दूर रखा, क्योंकि परिवार और संपत्ति शासक और सैनिक
के कर्तव्य पालन में बाधक होती है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का एक मानसिक उपचार है। शिक्षा के बारे में प्लेटो कहता है कि शिक्षा एक औषधि की तरह है और वह एक ऐसी औषधि है जो समस्त बुराइयों का अंत करती है। वास्तव में प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है आज की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसने वो कहता है कि सैनिक और जो शासक है दोनों को परिवार और संपत्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो दोनों उनके पास में है तो परिवार में आज कौन बीमार है या किसके लिए क्या सामान लाना है इसकी चिंता रहेगी, और संपत्ति है तो संपत्ति को किस तरह से बढ़ाना है या संपत्ति की चोरी होगी, आज मेरे पास इतना ही बैंक बैलेंस, इस तरह की चिंता होगी। तो इन दोनों से वंचित कर इन दोनों ही वर्गों को, सैनिक और शासक को। तो वो कहता है कि एक आदर्श राज्य के नागरिकों के श्रेष्ठ चरित्र के लिए ये अत्यंत ही आवश्यक है कि उन्हें शिक्षा दी जाए, और शिक्षा से ही ये संभव है कि समाज में श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण हो। प्लेटो के समय में हम देखते हैं शिक्षा पद्धति जो है, एथेंस की जो शिक्षा पद्धति है, यूनान की शिक्षा पद्धति दो भागों में बटी हुई थी। पहला नंबर है एथेंस की शिक्षा पद्धति और दूसरा है स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। एथेंस में जो शिक्षा पद्धति थी वह शिक्षा जो है प्रत्येक परिवार का निजी व्यवसाय था। लोग पैसा देते थे और अपने घर में बुलाते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते थे। राज्य इसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक विकास के लिए शिक्षा दी जाती थी, किंतु इसमें कई कमियां थी, क्योंकि पहली कमी ये थी कि शिक्षा परिवार का दायित्व होने के कारण वह शिक्षा राज्य की प्रकृति तथा आवश्यकताओं के प्रतिकूल होती थी। इसमें क्या होता था, जो अमीर थे, जिनके पास बहुत पैसा है, उन लोग पैसा देते थे और अपने बच्चों को पढ़ाते थे। जो गरीब व्यक्ति था वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता था। इससे क्या होता था कि अज्ञानी तथा निकम्मे प्रकार के राजनीतिक वर्ग का उदय होता था। सेकंड नंबर अपन देखते हैं स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। स्पार्टा जो है एथेंस की शिक्षा पद्धति के बिल्कुल विपरीत, उल्टी शिक्षा पद्धति थी स्पार्टा में, क्योंकि स्पार्टा जो है चारों ओर से विरोधी राज्यों से घिरा हुआ था, कभी भी कोई युद्ध कर सकता था। तो वहां पर की जो शिक्षा पद्धति थी वह राज्य नियंत्रित शिक्षा थी। जैसा ही बच्चा 6 वर्ष का हुआ उसे राज्य को सौंप दिया जाता था और राज्य के द्वारा ही शिक्षा 7 वर्ष, बच्चा 7 वर्ष का होता था तो उसको राज्य को सौंप दिया जाता था और राज्य का काम ही शिक्षा देना था। वहां स्त्री और पुरुषों को समान शिक्षा दी जाती थी। स्त्रियां भी जगह जगह व्यायाम करते हुए, अपने तीर बाण चलाते हुए दिखाई देती थी। तो क्योंकि स्पार्टा जो है चारों ओर से विरोधी राज्यों से घिरा हुआ था, ऐसा स्त्रियों को इसलिए भी प्रशिक्षित किया जाता था, ऐसा कहा जाता था कि इससे उनकी जो संतान होती है वो बलवान होती है और पुष्ट होती है। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति उनके राज्य के अनुरूप थी, क्योंकि यहाँ पर अपन देखते हैं कि पाठ्यक्रम वहां पर थोड़ा संकुचित था। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण को ही बहुत श्रेष्ठ माना जाता था। मानसिक और बौद्धिक प्रशिक्षण यहाँ पर उपेक्षित था। तो प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियों के गुणों को ग्रहण करते हुए अपनी एक नई शिक्षा पद्धति को उसने निकाला, एक अपनी नई शिक्षा पद्धति में सम्मिलित किया। प्लेटो की शिक्षा योजना देखते हैं। तो प्लेटो की जो शिक्षा योजना है वो 2 भागों में बटी है। प्रारंभिक शिक्षा पहली और दूसरी है उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो सभी के लिए अनिवार्य थी। ये 6 से 20 वर्ष तक की शिक्षा दी जाती थी। प्लेटो ने इस शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं और संवेगों को संतुलित कर चरित्र का निर्माण करना बताया। यह शिक्षा जो है लोगों के उत्साह को बढ़ाती थी और सैनिक और शासक में ये उत्साह होना अत्यंत ही आवश्यक है। प्लेटो कहता है कि 18 वर्ष तक की आयु होने के पश्चात शिक्षा के पाठ्यक्रम में 2 प्रमुख विषय थे। 18 वर्ष का जो
की जो आयु थी 6 से 18 वर्ष की जो आयु थी, उसमें शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था उसमें मुख्यतः 2 विषय थे। 2 विषय होंगे, व्यायाम और संगीत। वह कहता है कि व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है और वह कहता है शारीरिक विकास होता है, लोगों में सहिष्णुता आती है, साहस आता है, वीरता के मानसिक गुणों का विकास होता है और साथ में चारित्रिक विकास भी होता है। बारकर यहाँ पर कहता है व्यायाम मस्तिष्क के लिए शरीर को शिक्षित करता है और इसके द्वारा व्यक्ति में सहन शक्ति और साहस के गुणों का विकास होता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि संगीत जो है, मन की शिक्षा के लिए संगीत आवश्यक है। बारकर कहता है कि संगीत मन के सामान्य प्रशिक्षण का मार्ग है। संगीत भावनाओं को परिष्कृत करता है, बुद्धि की सुप्त शक्ति को वो जागृत करता है। संगीत से मनुष्य का जो मन है वो प्रसन्न रहता है। संगीत में वह नृत्य, संगीत, कविता पाठ सभी ललित कलाओं को शामिल करता है और किंतु उसके वह कहता है कि ऐसा साहित्य नहीं होना चाहिए, साहित्य और कला नहीं होना चाहिए जो कि युवाओं को भ्रष्ट करे, युवाओं को खराब करे। ऐसा साहित्य पर वह राज्य का कठोर प्रतिबंध लगाता है। प्रतिबंधित साहित्य होना चाहिए, राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए इस तरह का साहित्य। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि 18 वर्ष तक की आयु तक संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाती है। इसके बाद 18 से 20 वर्ष की आयु तक साहस, आत्मनियंत्रण, अनुशासन की प्रवृत्तियां बढ़ाने के लिए सैनिक शिक्षा दी जाती है। प्लेटो की इस प्रारंभिक शिक्षा की समस्त व्यवस्था का उद्देश्य था सभी व्यक्तियों को श्रेष्ठ नागरिक बनाना। तो इस तरह प्रारंभिक शिक्षा 6 से 20 वर्ष तक की दी जाती है, जिसमें संगीत और व्यायाम का सबसे ज्यादा महत्व है। अब देखते हैं उच्च शिक्षा। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में बताया कि प्राथमिक शिक्षा 6 से 20 वर्ष के पश्चात ये अनिवार्य रखी सभी नागरिकों के लिए और उच्च शिक्षा केवल प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए रखी। प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। 20 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात युवकों की बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा लेने की व्यवस्था होगी। इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले जो लोग होंगे वो किसान, व्यापारी, शिल्पी वगैरह होंगे और परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी होगा। उच्च शिक्षा के लिए व्यक्तियों का जो चुनाव होगा वह निष्पक्षता पूर्वक होगा। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति एवं कुल के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यह जो शिक्षा होगी राज्य के शासक या संरक्षक वर्ग के लिए होगी उच्च शिक्षा। संरक्षक वर्ग, अभिभावक वर्ग किसको कहता है? वह शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को। तो सैनिक और शासक वर्ग को ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। वो कहता है कि स्त्री और पुरुष दोनों को ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो गया। वह पाठ्यक्रम, इसकी उच्च शिक्षा में देखेंगे कि पाठ्यक्रम जो बनाया गया प्लेटो ने अपने अकादमी में जो पाठ्यक्रम बनाया उसमें गणित और नीति शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और दर्शन शास्त्र का अध्ययन का विशेष महत्व बताया। गणित प्लेटो का प्रिय विषय था और इसे वह दर्शनात्मकता की प्रथम सीढ़ी भी मानता है। दर्शन में भावी अध्ययन का मार्ग प्रशस्त होता है दर्शन से और युद्ध में उपयोगी होने के कारण गणित को उच्च शिक्षा में विशेष स्थान देता है। प्लेटो ने विद्यालय के प्रवेश द्वार पर ही लिखा था कि गणित के ज्ञान के बिना या ज्यामिति के ज्ञान के बिना वह कहता है कि इस विद्यालय में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो 10 वर्ष तक की उच्च शिक्षा के बाद 30 वर्ष की आयु में एक पुनः परीक्षा होगी। इसमें जो असफल होंगे 30 वर्ष में, जो असफल हो जाएंगे, जो परीक्षा होगी 30 वर्ष में, उसमें जो असफल हो जाएगा वह राज्य का साधारण अधिकारी बनेगा। सफल विद्यार्थियों को 5 वर्ष तक पुनः गणित और न्याय के दर्शन की विशेष शिक्षा दी जाएगी। 5 वर्ष तक इस शिक्षा में द्वंद्व और दर्शन की पर विशेष बल दिया जाएगा। तो अब आप देखिए
6 से 20 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा हो गई। अब 20 से आप देखोगे 30 वर्ष तक परीक्षा हो गई। 30 वर्ष में जो पास हो गए, फिर फेल हुए वो सामान्य अधिकारी, और बाकी के फिर आगे पढ़ेंगे। फिर 5 वर्ष की शिक्षा दी जाएगी जिसमें दर्शन वगैरह की शिक्षा दी जाएगी। अब 35 वर्ष तक की शिक्षा भी अपूर्ण है कहता है, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्तियों को सांसारिक स्थिति का व्यवहारिक ज्ञान अनुभव नहीं होता है। अगले वह कहता है कि अगले 15 वर्ष तक जीवन चक्र, जीवन की जो पाठशाला है उसमें कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, व्यवहारिक कठिनाइयां आती है, इसको जो है जो बुद्धिमान वर्ग है वो पढ़ेगा, झेलेगा, देखेगा, अनुभव करेगा। और 50 वर्ष तक की आयु तक जीवन के सभी परीक्षाओं में वह खरा उतर जाएगा। लोक व्यवहार और शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाला दार्शनिक ही फिर क्या बनेगा, शासक बनने का अधिकारी होगा। इस तरह से माइन के शब्दों में प्लेटो द्वारा प्रतिपादित उच्च शिक्षा का यह सुझाव सर्वाधिक मौलिक और महत्वपूर्ण है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं देखते हैं। तो प्लेटो ने राज्य के नियंत्रण में अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की। शासक वर्ग शिक्षा के माध्यम से ही नागरिकों के चरित्र में सुधार कर सकता है, उन्हें कर्तव्य पालन की प्रवृत्ति सिखाएगा। तो फर्स्ट नंबर, राज्य नियंत्रित और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की। प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की दूसरी विशेषता है शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सर्वांगीण विकास करना है और वास्तविक और पूर्ण शिक्षा प्रदान करना प्लेटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। थर्ड नंबर है, प्लेटो का अंतिम उद्देश्य न्याय के आधार पर आदर्श राज्य की स्थापना करना है। प्लेटो कहता है कि जब तीनों ही वर्ग अपना अपना काम उचित रूप से करेंगे तब उस राज्य में न्याय की स्थापना होगी, और जो शासक होगा वो बहुत पढ़ा लिखा होगा, ज्ञानी होगा, 50 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करेगा और वह दार्शनिक ही फिर शासक होगा कहता है। नेक्स्ट नंबर है शिक्षा जो है, शिक्षा को 2 भागों में उसने बांटा। प्रारंभिक शिक्षा जो 6 से 20 वर्ष तक दी जाएगी, और उच्च शिक्षा उसने कहा कि 20 के बाद आप देखो 35 वर्ष, 10 वर्ष तक, फिर 30 वर्ष में फिर परीक्षा होगी, फिर 5 वर्ष की तक परीक्षा मतलब पढ़ना पड़ेगा, तो 35 वर्ष की होगी। उसके बाद 15 वर्षों तक व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना होगा कि समाज में क्या होता है, कैसे लोग रहते हैं, कैसे परेशानियों से निपटना पड़ता है, वो सारी व्यवहारिक ज्ञान उसको जानना पड़ेगा। एक राजा के कैसे गुण होना चाहिए, शासक के कैसे गुण होना चाहिए। तो इस तरह से उसने इसका जो शिक्षा सिद्धांत है नितांत मनोवैज्ञानिक और विज्ञान सम्मत है। नेक्स्ट नंबर है शिक्षा योजना में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही शिक्षा की व्यवस्था की, जबकि एथेंस में हम देखते हैं कि केवल पुरुषों के लिए ही शिक्षा की व्यवस्था थी। शिक्षा योजना में धर्म और नैतिकता को उचित स्थान दिया गया है, और इसकी अगली महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसने धर्म और नैतिकता की बात कही और साथ में ये कहा कि कुरुचिपूर्ण साहित्य जो है युवाओं को बर्बाद कर देता है, इसलिए कुरुचिपूर्ण साहित्य नहीं होना चाहिए, उस पर राज्य पूरा प्रतिबंध लगा के रखेगा। 7वां नंबर है शासन को एक कला मानकर, वह शासन को एक कला मानता है और सुशासन के लिए शासकों के शिक्षण पर विशेष बल देता है कि जैसे लोकतंत्र में अपन देखते हैं कि जो कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके बावजूद भी वो चुनाव लड़ सकता है, शासक बन सकता है। यहाँ पर उसने ये कहा कि नहीं, शासन एक कला है और शासक वही बन सकता है जो बुद्धिमान हो, जो जिसमें हर तरह की लोगों को समझने की, देश के हित को समझने की क्षमता हो। इसी तरह से उसकी अलग एक महत्वपूर्ण विशेषता है शिक्षा को आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में उसने स्वीकार किया कि शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और शासक जो है सब में परिपक्व होगा तभी उसे
उसे शासक बनने का अधिकार होगा। तो शिक्षा शास्त्रियों के लिए यह एक गौरवपूर्ण दृष्टांत है। मैक्सी ने भी यहाँ पर लिखा कि प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से स्पष्टतया आधुनिक लगती है। प्लेटो ने अपनी अकादमी में सभी प्रकार की आदर्श शिक्षा का प्रबंध किया था। तो प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत सच में बहुत ही, सचमुच में देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, परंतु कई आलोचनाएं की गई। पहली आलोचना है सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, केवल उत्पादक वर्ग जो है प्रारंभिक शिक्षा अध्ययन कर सकता है, उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। केवल सैनिक और शासक लोग उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसी तरह से साहित्य की उपेक्षा की है, गणित को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, और साहित्य जो है जीवन का दर्पण होता है, लेकिन साहित्य की उसने उपेक्षा की है। साहित्य मानव के कोमल भावनाओं को विकसित करता है, दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है, लेकिन प्लेटो ने अपने प्रवेश द्वार, विद्यालय के प्रवेश द्वार पर ही लिख के रखा था कि गणित के ज्ञान के बिना प्रवेश निषेध है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कला साहित्य पर अनुचित राज्य का नियंत्रण बताया है। शिक्षा योजना सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम दिखाई देती है, क्योंकि 35 वर्ष तक जो है पढ़ने के बाद 15 वर्ष और पढ़ेगा तो 50 वर्ष तक शिक्षा अध्ययन करेगा। ये थोड़ा सैद्धांतिक दिखाई देता है। और एक आलोचना की गई कि शिक्षा क्रम जो है बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा खर्चीला है। 50 वर्ष तक व्यक्ति पैसा कहाँ से लाएगा इतना पढ़ने के लिए। तो ये 50 वर्ष तक का लंबा सफर है, और इसमें पैसे की भी दिक्कत है, बहुत खर्चीली पद्धति है, और जो सामान्य व्यक्ति इसको वहन नहीं कर सकता। व्यक्ति विकास का बलिदान है, राज्य की प्रकृति और आवश्यकताओं पर अधिक केंद्रित है, और व्यक्तित्व विकास का राज्य के लिए एक व्यक्ति अपना पूरा 50 साल पूरा बिना परिवार बिना संपत्ति के सारा चीज बलिदान कर देता है। इसी तरह से चिंतन और कार्य के आदर्श में भेद दिखाई देता है। प्लेटो की शिक्षा योजना में हम देखते हैं चिंतन और आदर्श में भेद दिखाई देता है, और कि एक चीज सोचना कि 50 साल तक पढ़ना ये एक आदर्श हो सकता है कि ठीक हम जीवन भर पढ़ेंगे, लेकिन आप देखोगे कि अपना एम, जैसे अपने को बहुत अच्छी सर्विस मिल जाती है तो उसके बाद कोई भी उतना अधिकांश लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन प्लेटो ने कहा कि अगर आपको शासक बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, 50 साल तक अध्ययन करना पड़ेगा। तो इस तरह से प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं की गई। उसके बावजूद भी प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत वर्तमान युग में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्लेटो कहता है कि शिक्षा एक ऐसी औषधि है जो समस्त बुराइयों का अंत करती है, और वास्तव में शिक्षा हमको अंधकार से दूर करती है, अंधकार से दूर करती है, और साथ में साथ अपन देखते हैं हम जागरूक होते हैं, सचेत होते हैं, और एक शासक के लिए जागरूक होना, सचेत होना, अच्छे निर्णय लेना अत्यंत ही आवश्यक है। अतः शिक्षा जो है आदर्श राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो संदर्भ ग्रंथ है इसमें राजनीति विज्ञान के से लिया गया है, और यूनिवर्सिटी के द्वारा हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पाठ्यक्रम समिति ने संदर्भ ग्रंथ मान्य किया, स्वीकार किया है, उसी के आधार पे ये लेक्चर तैयार किया गया था। आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के चैप्टर और भी पढ़ेंगे, आप यूट्यूब देखते रहिए। धन्यवाद।